हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल सिकरवार है और ये प्लेटफॉर्म है पाथ आइस एकेडमी का। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन लेके आए हैं, जो कि है सेम सेक्स मैरिज या समलैंगिक विवाह। तो ये जो टॉपिक है वो पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है और उसका कारण है सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला जो 17 अक्टूबर 2023 को आया है। उस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से नकार दिया है किसी भी तरह की कानूनी मान्यता देने से इस तरह के संबंध को। इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई भी अमेंडमेंट करने से भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। इस फैसले के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि इसके पीछे घटने वाली जो घटनाओं की सीरीज़ है उसको हम ठीक से समझ लें। तो उस सीरीज़ को हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे और वो कहानी जो है वो हमारी शुरू होती है एक बुक के साथ जिसका नाम है इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड के बारे में आप सभी ने सुना होगा। इसका जो इनेक्टमेंट है वो 1860 में किया गया है। तो कॉलोनियल एरा की ये किताब है और उसके अंदर अगर कंटेंट की बात की जाए तो इसके अंदर अलग अलग सजाओं को परिभाषित या डिफाइन किया गया है और उनसे जुड़े जो पीनल प्रोविजंस हैं, उनसे जुड़ी जो सजाएं हैं, यानी कि किस अपराध में कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, उन सभी को भी मेंशन किया गया है। तो इंडियन पीनल कोड में वैसे 500 से ज़्यादा सेक्शन है, लेकिन हमारे लिए जो आज चर्चा का सेक्शन है वो है सेक्शन 377। सेक्शन 377 की अगर बात की जाए तो ये डील करता है अननेचुरल अफेंसेस के साथ। अब अननेचुरल अफेंसेस में वो सारे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ शामिल हैं जो नॉर्मल व्यू है समाज का उसके अकॉर्डिंग नेचुरल नहीं है, और होमोसेक्सुअलिटी भी इसी दायरे के अंदर आता था। अब इस बीच अगर इसके पीनल प्रोविजन की बात की जाए तो इसमें जो मैक्सिमम सज़ा का प्रावधान है नेचुरल ऑफेंसेस को लेके वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या उम्र कैद तक की सज़ा इसमें बताई गई है। अब इस सेक्शन की वजह से और उससे जुड़े पीनल प्रोविजन की वजह से ये जो कम्युनिटी है जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, या तो होमोसेक्सुअल कम्युनिटी के नाम से इसको जाना जाता है या फिर LGBTQ कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेर और एटसेट्रा, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके सेक्सुअल प्रेफरेंसेस जो सो कॉल्ड नॉर्मल लोग हैं सोसाइटी में उनसे अलग हैं, उन सभी लोगों को इस कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस सेक्शन की वजह से और जो क्रिमिनल प्रोविजन जुड़े हुए हैं होमोसेक्सुअलिटी के साथ, वो सब की वजह से ये जो तबका है, ये जो कम्युनिटी है, उसको कई तरह की प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ता है। अब जैसे जैसे समाज में मॉडर्निटी आती है, लोगों में समझदारी बढ़ती है, साइकोलॉजिकल रिसर्च सामने निकल के आते हैं, लोगों को लगता है कि जो सेक्शन 377 हैं, इस तरह के जो लोग हैं इस कम्युनिटी को जो बिलोंग करते हैं, उनको लगता है कि वो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। जैसे हमारे संविधान ने हमें कई तरह के मौलिक अधिकार दे रखे हैं, तो उनका मानना था कि जो समानता का अधिकार दे रखा है हमारे संविधान ने आर्टिकल 14 के अंदर, वो उसका वायलेशन करता है। इसके अलावा आर्टिकल 19 के अंदर जो राइट टू एक्सप्रेशन का अधिकार दे रखा है हमारे संविधान है, उसका भी वायलेशन करता है ये सेक्शन। इसके अलावा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो अधिकार है उसका भी वायलेशन करता है ये सेक्शन। तो ये सारे पॉइंट की वजह से ये जो ग्रुप्स हैं और सिविल सोसाइटी के भी कुछ ग्रुप रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के अंदर रिट पेटिशन फाइल करते हैं। अगर रिट पेटिशन की बात की जाए तो रिट पेटिशन ऐसी पेटिशन होती है जो कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर फाइल कर सकता है अगर उसके मौलिक अधिकारों का कोई वायलेशन होता है। तो ये सारे जो लोग हैं वो अलग अलग रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में रिट पेटिशन फाइल करते हैं और रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में इसकी सुनवाई शुरू हो जाती है। अब इसी सीरीज़ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन हमें देखने को मिलता है जो कि साल 2009 में हमारे सामने आता है। दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है नाज फाउंडेशन वर्सेस नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पहली बार ये जो होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं उनको डीक्रिमिनलाइज कर देता है, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको नेचुरल ऑफेंसेस से बाहर कर दिया जाता है। अब ऐसा करते समय सुप्रीम कोर्ट कुछ बातों को कंसीडर करता है, जैसे काफ़ी ऐसे देश हैं इंडिया से बाहर जहां पर लिबरल सोच की वजह से इस तरह की एक्टिविटीज़ को लीगलाइज कर दिया गया है। इसके अलावा ये जो हाई कोर्ट है वो मानता है कि बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं सेक्शन 377 के अंदर, खासकर होमोसेक्सुअलिटी को लेकर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को वायलेट करते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट हैं।
तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट फाइनली पहली बार 2009 में होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर देता है। अब क्योंकि बड़ा बदलाव था, समाज हो या एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो, बदलाव इतनी आसानी से नहीं होता है। अगर हम अपने खुद के दिनचर्या में भी, खुद के रूटीन में भी कोई बदलाव करते हैं तो हमारा खुद का सबकॉन्शियस माइंड उसका अपोज करता है। तो समाज में इतना बड़ा बदलाव बिना किसी अपोजिशन के नहीं हो सकता है। तो अलग अलग सेक्शन अपोज करते हैं इस डिसीजन को। जो कंजर्वेटिव सेक्शन है वो भी अपोज करता है, इसके अलावा सरकार खुद अपोज करती है और इस फैसले के खिलाफ अपील दायर हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये कई सालों तक सुप्रीम कोर्ट में बहस चलती है इस फैसले को लेके। फाइनली 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको लेके, और दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉइंट रखे हैं इस जजमेंट को सुनाते हुए वो हैं कि क्योंकि बाहरी देशों में अगर कोई चेंजेस हो रहा है उनके सोशल इंस्टीट्यूशन में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंडिया भी उसको एमुलेट करे, इंडिया भी अपनी सोसाइटी को चेंज करे। दूसरा जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि कानून बनाना या कानून में संशोधन करना ये काम लेजिस्लेटिव बॉडीज़ का है, हमारा नहीं है, यानी कि जुडिशल बॉडीज़ का काम नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट फाइनली जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला था नाज फाउंडेशन वर्सेस नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंदर उसको बदल देता है। तो सुप्रीम कोर्ट जब फैसला ये बदल देता है तो जिन ग्रुप्स को वो राइट्स दिए गए थे अब वो अफेंड हो जाते हैं और वो लोग अपनी मांग और ज़्यादा तीव्रता से बढ़ाते हैं, क्योंकि एक बार उनको अधिकार दे दिया गया था। तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पेटिशन फाइल कर देते हैं। क्यूरेटिव पेटिशन की अगर बात की जाए तो क्यूरेटिव पेटिशन एक लास्ट मीन्स होता है किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपना फैसला सुना दिया उसके बाद लास्ट जो होता है वो क्यूरेटिव पेटिशन होता है। क्यूरेटिव पेटिशन जो पार्टी है वो फाइल कर सकती है, अगर वो जो फैसला है उससे संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नोटिस में लेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी लीगल प्रोविज़न छूट गया है सुनवाई करते समय या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को वायलेशन देखने को मिला है, तो फिर से एक ओपन कोर्ट बैठाया जा सकता है या फिर जो चैम्बर्स हैं वहीं पर इसको डिस्पोज किया जा सकता है। तो क्यूरेटिव पेटिशन फाइल हो जाती हैं। नाज फाउंडेशन खुद क्यूरेटिव पेटिशन फाइल करता है, इसके अलावा और भी ग्रुप इसमें शामिल होते हैं। तो क्यूरेटिव पेटिशन को लेकर सुनवाई चली रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसी बीच एक और इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन, एक और इम्पॉर्टेंट घटना घटती है इस सीरीज़ के अंदर, जो कि 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट की जो 9 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट का दर्जा दे देती है आर्टिकल 21 के अंदर। अब राइट टू प्राइवेसी जब फंडामेंटल राइट बन गया है तो ये लोग फिर से आगे आते हैं और फिर से अपनी मांग रखते हैं कि जब राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है तो दो लोग अपने प्राइवेट स्फीयर में क्या करते हैं एक दूसरे के साथ, वो किसी तीसरे को उससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। तो कोई भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी इसमें कोई भी हस्तक्षेप, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है, ऐसा उनका कहना था। अब इस मांग के साथ वो फिर से अपनी रिट पेटिशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा था, राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा था। इसी को नोटिस में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो पेटिशन है वो एडमिट कर ली जाती हैं, इनके ऊपर सुनवाई होती है और फाइनली 2018 में सुप्रीम कोर्ट अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाता है नवतेज जौहरी केस के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट होमोसेक्सुअलिटी को पूरी तरह से डीक्रिमिनलाइज कर देता है इंडिया के अंदर। यानी कि होमोसेक्सुअलिटी अब पूरी तरह से जो नेचुरल ऑफेंसेस की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 377 के अंदर उससे बाहर आ जाता है, यानी कि पीनल प्रोविजंस अब उसके ऊपर लागू नहीं हो सकते। तो ये जो ग्रुप हैं वो इससे संतुष्ट नहीं होते। उनका मानना था कि ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी जो है अब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नहीं है, कोई भी पीनल प्रोविज़न उसके ऊपर लागू नहीं हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक मान्यता तो हमको नहीं मिल रही है या कानूनी मान्यता तो हमको नहीं मिली है। तो ये लोग अपनी मांग तीव्र कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के बिफोर ये अपनी जो पेटिशन है उसको रखते हैं कि हमें भी जो बाकी के कपल हैं उनकी तरह जो वो कपल अधिकार एंजॉय करते हैं वो हमें भी दिए जाने चाहिए। तो इस सभी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ये सारी पेटिशन एक्सेप्ट कर लेता है और ये जो लोग हैं इनका मानना था कि जैसे बाकी के लोगों को अडॉप्शन के राइट्स दिए गए हैं वैसे ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी शादी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है।
बाकी के लोगों के पास जैसे इनहेरिटेंस के राइट हैं, बाकी के जो नॉर्मल कपल हैं उनके पास इनहेरिटेंस के राइट होते हैं, इनके पास वो ये जो लोग हैं वो एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि इनकी शादी कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। इसके अलावा बाकी के लोगों के पास पेंशन और ग्रेचुइटी के जो राइट्स हैं, ये राइट्स वो लोग एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को रखते हुए ये लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी मांग रखते हैं। एक पक्ष सरकार का भी होता है, सरकार अपने पक्ष रखती है। सरकार कहती है कि क्योंकि ये जो मसला है वो कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है, अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कुछ बदलाव किए गए तो उसका रेमिफिकेशन, उसका इफेक्ट बाकी के लॉज पर देखने को मिलेगा। तो इसको कॉम्प्रहेंसिवली पार्लियामेंट को डील करना चाहिए, ना कि जुडिशियल बॉडीज़ को। ठीक है, तो ये सारे फैसलों को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपना जो फैसला है वो सुनाता है और 2023 में अपना फैसला वो दे देता है। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट की बात की जाए तो आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। हिंदुस्तान में शादियों का जो रजिस्ट्रेशन है वो दो तरह से हो सकता है। या तो जो व्यक्ति है वो अपना खुद की जो उसका रिलीजियस एफिलिएशन है वो अपने खुद के पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग अपनी शादी रजिस्टर करा सकता है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है या मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं या क्रिश्चियन पर्सनल लॉज हैं। तो उनके मुताबिक अपनी शादी जो है वो रजिस्टर करा सकता है। या फिर अगर दो लोग अलग अलग रिलीजन को एफिलिएट करते हैं या अलग अलग कास्ट को एफिलिएट करते हैं या किसी भी रिलीजन को एफिलिएट नहीं करते, तो वो लोग कोर्ट मैरिज या स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी जो शादी है उसको रजिस्टर करा सकते हैं। तो ये जो ग्रुप था LGBTQ ग्रुप, ये चाहता था कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कुछ इस तरह के बदलाव किए जाएं कि इनकी भी शादी को कानूनी मंजूरी दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारी बातें चलती हैं, बहुत सालों तक बहस चलती है, अलग अलग पक्ष अपना अपना जो भी उनका पॉइंट है वो रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। फाइनली सुप्रिया चक्रवर्ती केस अक्टूबर 2023 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देता है। 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी और इस फैसले में जो मुख्य पॉइंट हैं जो निकल के आते हैं वो हैं कि ये जो जजमेंट है वो 3:2 के रेशो से निकल के आता है, यानी कि 3 मेजॉरिटी जजेस ने अपना ओपिनियन दिया है, इसके अलावा 2 जजेस का माइनॉरिटी ओपिनियन है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, मैरिज नॉट अ फंडामेंटल राइट, यानी कि अब तक के जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे उसमें मैरिज को फंडामेंटल राइट बताया गया था, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपना जो इंस्टेंस है, अपना जो प्रेसिडेंस है उसको पलट देता है। यहाँ पर वो कहता है कि जो मैरिज है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो कानूनी राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, संवैधानिक राइट नहीं है। क्योंकि जो अलग अलग कानून हैं वो शादी करने का राइट लोगों को देते हैं, संविधान नहीं देता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट के ये बिल्कुल उल्टा है और ये नई चीज़ निकल के आई है इस जजमेंट से। कोर्ट कैन नॉट लेजिस्लेट, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना था कि कोर्ट लेजिस्लेशन के लिए नहीं बना है और पार्लियामेंट को या स्टेट असेंबलीज़ को ये चीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि मैरिज और डाइवोर्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं और सुप्रीम कोर्ट जो यूनियन गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों ही उस पर कानून बना सकते हैं। तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट सोसाइटी को भी ये प्रिस्क्राइब करता है कि सोसाइटी नीड्स टू बी मोर कंपैशनेट, सोसाइटी को थोड़ा और कंपैशनेट होना चाहिए इस ग्रुप के लिए, इस कम्युनिटी के लिए, और थोड़ा और रूम इनको देना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट को भी रिकमेंड किया जाता है, ये सिर्फ रिकमेंडेशन है, कि एक एम्पावर्ड कमेटी बिठानी चाहिए और जितने भी मसले हैं, ये भी जो डिमांड रखी है LGBTQ+ कम्युनिटी ने, उनको कंसीडर करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या क्या राइट्स इनको दिए जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल पिक्चर है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो 3:2 के मेजॉरिटी ओपिनियन से आया है। तो अभी जो केस है या अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि होमोसेक्सुअलिटी इंडिया में क्रिमिनलाइज नहीं है, डीक्रिमिनलाइज है, और लेकिन उनको कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं की गई है। अगर वे फॉरवर्ड की बात की जाए कि आगे क्या हो सकता है, तो ऐसा मानना है कि ये लोग क्यूरेटिव पेटिशन फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने फैसले को दोबारा देखने के लिए, लेकिन वो घटना जब घटेगी हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर ग्लोबल स्टेज में इस मैटर को देखा जाए कि ग्लोबल स्टेज में क्या है सेम सेक्स मैरिज को लेकर सिचुएशन, तो ताइवान ऐसा पहला देश था जहाँ पर जो सेम सेक्स मैरिज है उसको लीगलाइज किया गया है। और अभी की सिचुएशन देखी जाए तो 30 से ज़्यादा देशों के अंदर सेम सेक्स मैरिज को लीगल स्टेटस दे दिया गया है। कुछ देशों के अंदर ये काम उनके कोर्ट्स ने किया है और कुछ देशों के अंदर वहाँ की जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं उन्होंने इसको
कानूनी मान्यता दी है। तो ये एक ओवरऑल डिस्कशन था इस टॉपिक को लेके। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।